हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं संजय कुमार। हम +2 के अंदर राजनीतिक विज्ञान का टॉपिक पढ़ रहे थे, स्वतंत्रता और समानता। देखो, इसके अंदर आप स्वतंत्रता के बारे में अर्थ पढ़ चुके थे, कुछ स्वतंत्रता की परिभाषाएं पढ़ चुके थे हम। उसके नकारात्मक और सकारात्मक यानी नेगेटिव और पॉजिटिव उसके जो अर्थ मीनिंग थे वो भी हम कर चुके थे। अब हम आगे हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक आता है, इसके अंदर स्वतंत्रता के विभिन्न रूप के बारे में पढ़ते हैं हम। ठीक है, विभिन्न रूप यानी स्वरूप, विभिन्न स्वरूप यानी प्रकार, इसके बारे में पढ़ते हैं। प्रकार के बारे में सिंपल सा ये है, मैं आपको थोड़ा स्पीडली करा देता हूँ। बिल्कुल सिंपल है, थोड़ा आपका ये पढ़ा हुआ है सब कुछ, ठीक है। आधार पर प्रकार बनाए गए हैं। तो पहला है आपका प्राकृतिक स्वतंत्रता। देखो, प्राकृतिक स्वतंत्रता क्या होती है। देखो, ये सब जो इसके आंसर मिलेंगे ना, वो उसके हेडिंग के अंदर ही मिलेंगे। ठीक है, जो टॉपिक का नाम है ना, उसके अंदर इसके आपके आंसर मिल जाएंगे आपको, आप उसके अंदर लिख सकते हो अपना। जैसे प्राकृतिक है तो इसका मतलब प्रकृति पद्धत। ये जो इसके अंदर जो स्वतंत्रता की बात होती है वो प्रकृति पद्धत होती है, यानी स्वतंत्रता किसने दी है? प्रकृति ने। प्रकृति के द्वारा जो स्वतंत्रता दी जाती है उसको प्राकृतिक स्वतंत्रता कहते हैं, प्रकृति के द्वारा। जैसे हम बात करें रूसो की, रूसो ने एक बात कही थी, भी जो स्वतंत्रता है ना, ये व्यक्ति के जन्म से ही उसको प्राप्त हो जाती है। इसका मतलब ये प्राकृतिक स्वतंत्रता है, यानी प्रकृति नेचुरली हमें मिली है स्वतंत्रता, नेचुरली हमें, जैसे ही हमने जन्म लिया है, जन्म के साथ ही स्वतंत्रता हमें जो अधिकार है वो अपने आप ही हमें प्राप्त हो गया। इसका मतलब ये प्रकृति ने दी है। इसका मतलब ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं राज्य ने नहीं दी, राज्य ने प्रदान नहीं की, क्योंकि वो कहते हैं कि जो स्वतंत्रता थी ये तो राज्य से पहले भी स्थिति थी। इसका मतलब जो जब राज्य नहीं था, जब राज्य अस्तित्व में ही नहीं था, लोग जब जंगलों में वनों में रहते थे, तब भी ये स्वतंत्रता उनके पास थी। इसका मतलब राज्य नहीं था तब भी स्वतंत्रता थी। इसका अर्थ क्या हुआ? भी ये स्वतंत्रता राज्य ने नहीं दी बल्कि किसने दी है? प्रकृति ने प्रदान की है। और रूसो और जितने भी समझौतावादी विचारक हैं, आपने +1 में पढ़ा था समझौतावादी विचारक राज्य की उत्पत्ति के, रूसो, हॉब्स और लॉक, ये जितने भी समझौतावादी विचारक हैं ये सारे के सारे क्या कहते हैं? जो स्वतंत्रता है वो प्राकृतिक है, नेचुरल है, राज्य ने प्रदान नहीं की, क्योंकि ये स्वतंत्रता राज्य से पहले भी स्थित थी। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपकी दूसरे नंबर की व्यक्तिगत स्वतंत्रता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, अगर हम व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करें तो जो व्यक्तिगत यानी खुद की, स्वयं की, व्यक्ति की, निजी, अपनी, व्यक्तिगत, एक एक व्यक्ति की बात हो रही है। जैसे आपको व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्रता दी गई है, मेरे को भी व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्रता दी गई है। इसका मतलब ये क्या है? एक व्यक्ति होता है ना, वो अपनी निजी कार्यों में, सार्वजनिक निजी, निजी होते हैं जो खुद से, जो मेरे से संबंधित है, आपके कार्य आपसे संबंधित है, किसी और व्यक्ति कार्य उससे संबंधित है, यानी व्यक्ति अपने निजी कार्यों में क्या होता है? स्वतंत्र होता है। इसका मतलब क्या हुआ? निजी कार्यों में उसको क्या मिलती है? स्वतंत्रता। उसको हम क्या बोलते हैं? व्यक्तिगत स्वतंत्रता। यानी एक व्यक्ति को अपने निजी कार्यों को पूरा करने के लिए स्वतंत्र है। आप अपने निजी कार्यों करने के लिए स्वतंत्र हो। आपका निजी कार्य है पढ़ने का, तो आप स्वतंत्र हो, आप पढ़ रहे हो। ठीक है, ये आपका खुद का व्यक्तिगत कार्य है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते नहीं पढ़ते, कुछ ऐसे होते पढ़ते हैं। ठीक है, यानी वो अपने कार्यों में क्या है? स्वतंत्र है। आप अपना खुद का सेवा का कार्य करते हो तो आप उसमें स्वतंत्र हो। ठीक है, उसके बाद अगर नेक्स्ट बात करें हम, इसके अंदर वही आ जाएगा टोटल व्यक्तिगत में, जैसे परिवार की स्वतंत्रता है, धर्म की है, रहन सहन की है। ठीक है, ये सारी आप रह सकते हो, किसी भी धर्म को मान सकते हो, आप परिवार चला सकते हो अपना, ये खुद का अपने परिवार की पालना कर सकते हो, खुद की अपनी क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। उसके बाद हम तीसरे नंबर की बात करें इसके अंदर, तीसरी नागरिक स्वतंत्रता। देखो, नागरिक क्या होता है? नागरिक होता है नागरिकता, यानी हर व्यक्ति को किसी न किसी देश की नागरिकता होती है। हमें भी नागरिकता प्राप्त है भारत की, हम भारतीय हैं। इसका मतलब आप क्या कहोगे? एक देश का
नागरिक होने के नाते, एक देश का नागरिक होने के नाते जो स्वतंत्रता प्राप्त होती है उसे क्या बोलते हैं? नागरिक स्वतंत्रता बोलते हैं। अब मेरे को क्या है, मैं भारतीय हूँ, यानी भारत की नागरिकता मेरे को प्राप्त है। अब मैं भारत का नागरिक होने के नाते जो मेरे को स्वतंत्रता प्रदान की गई है, अब मैं पूरे भारत में कहीं घूम सकता हूँ ना, कहीं भी रह सकता हूँ, भारत में कोई भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, जॉब लग सकता हूँ, मैं कोई व्यवसाय कर सकता हूँ, अपना जीवन का निर्वाह कर सकता हूँ। इसका मतलब ये मेरे को ये सारी स्वतंत्रता क्यों दी गई है? क्योंकि मैं भारत का नागरिक हूँ। अमेरिका का नागरिक है, अगर हमारे भारत में कोई विदेशी आ जाए ना तो उसको इतनी स्वतंत्रता नहीं मिलती जितनी हमें है, क्योंकि हम इस देश के नागरिक हैं और विदेशी उस देश के नागरिक नहीं होते। तो एक नागरिक होने के नाते जो स्वतंत्रता दी जाती है उसे हम बोलते हैं नागरिक स्वतंत्रता। उसके बाद नेक्स्ट बात करें हम राजनीतिक स्वतंत्रता। देखो नाम से ही समझते हैं राजनीतिक, और राजनीतिक स्वतंत्रता कहाँ मिलती है? ये लोकतांत्रिक देशों की मेन शर्त है, ध्यान रखना, मुख्य शर्त है, लोकतंत्र की मुख्य शर्त है। क्योंकि राजनीतिक स्वतंत्रता, इसका मतलब राजनीतिक बिना भेदभाव के हम राजनीति में भाग ले सकते हैं, ये हमें स्वतंत्रता है। हम वोट दे सकते हैं, बेशक जो मताधिकार दिया गया है, यानी निश्चित अगर उम्र प्राप्त कर लेते हैं तो मत 10 से 18 वर्ष की उम्र है तो हम वोट दे सकते हैं बिना किसी भेदभाव के। हम तो इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं बिना किसी भेदभाव के। हम किसी भी सरकार का पक्ष या पक्ष ले सकते हैं, यानी ये क्या है? ये हमें राजनीतिक स्वतंत्रता है। इसका मतलब हम राजनीति में बिना किसी भेदभाव के क्या कर सकते हैं? भाग ले सकते हैं। और वो हमेशा कौन से देशों में होते हैं? लोकतांत्रिक देशों में होता है, क्योंकि राजतांत्रिक देशों में तो भाग लेने ही नहीं देते। और देखो 1947 से पहले हम लोकतांत्रिक नहीं थे, हम किसी के गुलाम थे, तो हमारे यहाँ कितना भेदभाव था। ठीक है, राजनीति के ऊपर ज़्यादा जो उच्च पोस्ट थी वो ज़्यादा अंग्रेज थे, भारतीय जा ही नहीं पाते थे। तो कहने का मतलब है जैसे हम लोकतांत्रिक हुए वैसे हमें सबको, पूरे भारतवासी को, जितने नागरिक यहाँ रहते हैं सबको क्या मिल गई? राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त होगी। ध्यान रखना, ये लोकतंत्र की एक आवश्यक शर्त है। लोकतंत्र की एक आवश्यक शर्त है, नहीं है हम राजनीति में भाग ले सकते हैं। ठीक है, वो होती है राजनीतिक स्वतंत्रता। उसके बाद नेक्स्ट करें हम आर्थिक स्वतंत्रता। देखो हम बिना किसी भेदभाव के कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं, कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं। कर सकते हैं नहीं कर सकते? यानी आर्थिक, आर्थिक होता है धन कमाने की स्वतंत्रता, अर्थ की, धन की। तो आप कोई भी व्यवसाय कर सकते हो, कोई भी कार्य कर सकते हो, आपके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। यानी हमें क्या है? हमें अवसर की समानता है। क्या है? अवसर की समानता। और ये आर्टिकल 16 में पढ़ चुके हैं हम, उनसे 16 में पढ़ चुके हैं, अवसर की समानता है हमें। ठीक है, सभी को, आपको भी अवसर समान है, मुझे भी अवसर समान है। यानी आर्थिक रूप से हम सभी क्या हो सकते हैं? मजबूत हो सकते हैं, हम अपना आर्थिक विकास कर सकते हैं, आर्थिक प्रगति कर सकते हैं बिना किसी भेदभाव के। कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। राज्य कोई कानून बनाएगा, जॉब निकालेगा, वैकेंसी निकालेगा, तो वो सबके लिए होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा। सब उसके अंदर क्या कर सकते हैं? लग सकते हैं, पोस्ट प्राप्त कर सकते हैं और अपना आर्थिक विकास कर सकते हैं। ठीक है, वो होती है आर्थिक, यानी अपने जीविकोपार्जन के लिए वो कोई भी व्यवसाय, कोई भी कार्य कर सकते हैं, आर्थिक स्वतंत्रता। उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट धार्मिक स्वतंत्रता। ये तो पक्का ही है ना, धार्मिक स्वतंत्रता। इसका मतलब धर्म के आधार पर हम स्वतंत्र हैं। हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी धर्म का पूजा पाठ कर सकते हैं, उसकी उपासना कर सकते हैं, उसके नियमों की पालना कर सकते हैं। उस धर्म को हम क्या कर सकते हैं? आगे उसको मतलब उसको फैला भी सकते हैं, यानी उसके संबंधी शिक्षा दे सकते हैं हम कोई भी इससे संबंधित कोई संस्था, इंस्टीट्यूट है, संस्थान हम खोल सकते हैं। यानी कहने का मतलब धार्मिक रूप से हम स्वतंत्र हैं। आप किसी भी धर्म को मान सकते हो, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, कहीं भी जा सकते हो आप, आपको कोई नहीं रोकेगा। मैं कहीं भी जा सकता हूँ, मैं किसी भी भगवान की पूजा पाठ कर सकता हूँ, पूजा अर्चना कर सकता हूँ, मैं कोई भी तरीके से कर सकता हूँ, मैं किसी की उपासना कर सकता हूँ मैं। ठीक है, ये क्या है? ये हमारी धार्मिक स्वतंत्रता है।
ये हमारी क्या है, धार्मिक। आप किसी भी धर्म को पूछते हो, मैं किसी धर्म को पूछता हूँ। आपका तरीका अलग है, मेरा तरीका अलग है। आप किसी और भगवान को मानते हो, मैं किसी और भगवान को मानता हूँ। इसके अंदर आपकी स्वतंत्रता, आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है भी आप कौन से भगवान को, कौन से धर्म की पूजा पाठ कर रहे हो या किस अनुसार कर रहे हो, ये आपका निजी मामला है। मैं कैसे कर रहा हूँ, ये मेरे खुद का निजी मामला है। इसका मतलब ये में क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता है। उसके बाद नेक्स्ट स्वतंत्रता की बात करें हम, नैतिक स्वतंत्रता। भाई देखो, नैतिकता, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, नैतिकता तो वही होती है ना। इसका मतलब जो व्यक्ति अपना कार्य ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा, सत्यता, यानी इसके वश में होकर कोई कार्य करता है, तो वो कौन सी स्वतंत्रता है, नैतिक स्वतंत्रता है। आप नैतिक स्वतंत्र हो। आप कोई भी अपना कार्य ईमानदारी से, कर्तव्य निष्ठा से, सत्य निष्ठा से कर सकते हो, कोई नहीं रोकता आपको। लेकिन जो व्यक्ति इन सबके अनुसार कार्य नहीं करता, वो नैतिक स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि नैतिक परतंत्र है। यानी वो क्या है, उसके दूसरे के अधीन है, ठीक है, उसको नैतिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। यदि आप कोई अपना कार्य ईमानदारी से, कर्तव्य निष्ठा से, सत्यता से, यानी अच्छे तरीके से अहिंसा पूर्वक कर रहे हो, अहिंसा का यूज कर रहे हो आप, तो इसका मतलब आप क्या, इसके वश में होकर काम कर रहे हो। इसका मतलब आप नैतिक स्वतंत्रता का यूज कर रहे हो, उपयोग कर रहे हो, आप नैतिक रूप से स्वतंत्र हो। मैं भी स्वतंत्र हूँ, मैं मेरा कार्य ईमानदारी से कर सकता हूँ। मैं, आप भी स्वतंत्र हो, आप अपना कार्य ईमानदारी से कर सकते हो। इसका मतलब हम नैतिक स्वतंत्रता प्राप्त है। लेकिन जैसे हम इसके अनुसार नहीं करते, ईमानदारी के अनुसार नहीं करते, कर्तव्य निष्ठा को हम नहीं मानते, सत्यता के अनुसार नहीं करते, तो इसका मतलब हम नैतिक रूप से क्या है, परतंत्र है, ठीक है, नैतिक स्वतंत्रता नहीं होगी ऐसी स्थिति में। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करें, सामाजिक स्वतंत्रता। देखो कितना सिंपल है, सामाजिक यानी समाज के अंदर। इसका मतलब समाज में हम बिना किसी भेदभाव के, समाज में हम बिना किसी भेदभाव के रह सकते हैं, है या नहीं। ये सामाजिक स्वतंत्रता है। यानी समाज के साथ, समाज में रहते वक्त हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। समाज में हम अपने बिना किसी भेदभाव के कहीं घूम सकते हैं, कोई भी रह सकते हैं, अपना स्टेटस तैयार कर सकते हैं। यानी ऐसा नहीं होगा आप इस जाति को, इस धर्म को, तो आपको समाज में नहीं रहना दिया जाएगा। यानी सभी को क्या है, बिना किसी भेदभाव के आप समाज में रह सकते हो, अपना विकास कर सकते हो। उसे क्या बोलते हैं हम, सामाजिक स्वतंत्रता। तो नेक्स्ट बात करें हम, राष्ट्रीय स्वतंत्रता। देखो राष्ट्रीय स्वतंत्रता सबसे महत्वपूर्ण होती है, ध्यान रखना। जैसे हम बात करें 1947 से पहले हम गुलाम थे, किसी के परतंत्र थे, यानी हम स्वतंत्र नहीं थे। इसका अर्थ क्या हुआ कि हमें राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी। हम राष्ट्रीय स्वतंत्र नहीं थे, बल्कि राष्ट्रीय रूप से हम किसी के अधीन थे, यानी किसी के गुलाम थे हम, ठीक है। तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता नहीं थी, बस यही इसकी राष्ट्रीय स्वतंत्रता है। भी राज्य किसी दूसरे के या दूसरे देश के दबाव के बिना निर्णय लेना, राज्य किसी दूसरे देश के दबाव के बिना, किसी दूसरे देश का कोई दबाव ना और वो निर्णय लेता है, इसका मतलब वो राष्ट्रीय स्वतंत्र है। मैं, मेरे पर किसी प्रकार का दबाव न हो और मैं निर्णय ले रहा हूँ, तो मैं, इसका मतलब राष्ट्रीय रूप से हमारा देश स्वतंत्र है। 1947 से पहले राष्ट्र यानी हमारा भारत निर्णय नहीं ले सकता था, वो तो अंग्रेज लेते थे हमारे लिए। जब हम खुद निर्णय लेने लग गए, इसका मतलब हम क्या है, अब भारत हमारा क्या है, स्वतंत्र है। इसका मतलब अगर हम राष्ट्रीय स्वतंत्रता हमें प्राप्त होगी, तभी अन्य स्वतंत्रता मिल पाएगी। अन्य स्वतंत्रता यानी सामाजिक, नैतिक, धार्मिक, आर्थिक, जो हम पढ़कर आए हैं अभी, राजनीतिक, ये स्वतंत्रता इसके अधीन है। अगर हमारा राष्ट्र ही गुलाम होगा, तो ऐसी स्थिति में तो अन्य स्वतंत्रता का हम उपयोग ही नहीं कर सकते।
पहली शर्त है राष्ट्रीय स्वतंत्र होगा, तभी हमें अन्य स्वतंत्रता मिल पाएगी। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण स्वतंत्रता होती है राष्ट्रीय स्वतंत्रता। उसके बाद इसके साथ लास्ट वाला एक और है, वो कर लेते हैं, संवैधानिक स्वतंत्रता। सिंपल सी बात है, संवैधानिक यानी जो संविधान के अनुसार हमें स्वतंत्रता प्रदान की जाती है, संविधान के अनुसार जो हमें स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। और उस स्वतंत्रता की रक्षा कौन करता है? खुद संविधान करता है। यानी इस स्वतंत्रता को, संवैधानिक स्वतंत्रता को राज्य भी कम नहीं कर सकता, सरकार कम नहीं कर सकती। तो सरकार के अंग व्यवस्थापिका कार्यपालिका उस पर नियंत्रण नहीं लगा सकती इस स्वतंत्रता पर, क्योंकि ये स्वतंत्रता कहाँ से मिली हमें? संविधान से मिली है। जैसे हमने बात की थी, हमारे संविधान के अंदर आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक क्या था? स्वतंत्रता का अधिकार था या नहीं था? मौलिक अधिकारों में स्वतंत्रता का अधिकार। और हमने ये भी बात की थी, ये हमें संविधान के अनुसार दिया गया है। अगर इसका कोई हनन करता है, कोई सरकार हनन करती है, व्यवस्थापिका कानून ऐसा बनाती है उसके विरुद्ध हो, तो हम क्या कर सकते हैं? आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में इसके विरुद्ध रिट जारी कर सकते हैं, रिट दायर कर सकते हैं। ऐसा पढ़ा ही नहीं पढ़ा? इसका मतलब संविधान खुद इन स्वतंत्रता क्या करती है? रक्षा करती है, क्योंकि संविधान ने स्वतंत्रता में प्रदान की है। इसी को हम बोलते हैं संवैधानिक स्वतंत्रता। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, ये स्वरूप है भी बिल्कुल सिंपल है, कर सकते हो आराम से। अब बात आती है स्वतंत्रता के लिए आवश्यक शर्तें। भी स्वतंत्र हो आप, इसके लिए आपको क्या क्या आवश्यक शर्तें हैं जिसके अंदर आप स्वतंत्रता का प्रयोग कर सकते हो? बिल्कुल सिंपल है। आप कह सकते हो व्यक्तियों को जागरूक होना चाहिए। अरे जागरूक होंगे तभी तो हम स्वतंत्रता मांग सकते हैं, हमें पता होगा हमें ये स्वतंत्रता है। जब हम जागरूक ही नहीं होंगे, पता ही नहीं होगा, तो ऐसी स्थिति में हमें स्वतंत्रता नहीं मिल पाएगी। तो स्वतंत्रता के लिए सबसे पहले तो व्यक्तियों को क्या होना चाहिए? जागरूक होना चाहिए, व्यक्तियों को शिक्षित होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा बढ़ेगी तभी तो हम अपनी स्वतंत्रता की डिमांड कर सकते हैं, मांग कर सकते हैं। ठीक है, आप कह सकते हो लोकतांत्रिक नीतियाँ होनी चाहिए, यानी लोकतांत्रिक देश होना चाहिए, क्योंकि स्वतंत्रता हम पहले ही पढ़ चुके हैं, सिर्फ लोकतांत्रिक देशों में ही प्राप्त है होती है, अन्य देशों में प्राप्त नहीं होती। यानी कहने का मतलब ये वो बातें जिसके द्वारा आप एक स्वतंत्रता की क्या कर सकते हो? रक्षा कर सकते हो। आप कह सकते हो, इसके अंदर ये भी लिख सकते हो, जनता को राजनीति के बारे में अधिक से अधिक जानकारी होनी चाहिए, जनता का राजनीति में भाग लेना चाहिए, राजनीति में सहभागिता होनी चाहिए जनता की। ठीक है, ये आप बात इसके अंदर लिख सकते हो। वो होती है स्वतंत्रता की आवश्यक शर्तें। ठीक है, आप जागरूक होंगे तभी आपको पता चलेगा कौन सी स्वतंत्रता है, किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है। आप शिक्षित होंगे तभी आप जागरूक होंगे। ठीक है, आप इसके बाद लोकतांत्रिक देश होंगे, लोकतांत्रिक नीतियाँ लागू होगी, सरकार होगी वो अपना कर्तव्य से ईमानदारी से संविधान के अनुसार काम करेगी। ठीक है, उसके बाद आप अभी हम क्या कह रहे हैं, राजनीति में सहभागिता बढ़ेगी। ठीक है, राजनीति में जनता ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेगी। यानी जितना ये क्लियर होगा, जितना ज़्यादा हम सक्रिय होंगे, एक्टिव होंगे, उतनी ज़्यादा हमें क्या होगी? स्वतंत्रता प्राप्त होगी। नहीं तो स्वतंत्रता का हनन होना शुरू हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, इसके साथ ही एक लेसन टॉपिक और अब और कर लेते हैं हम, स्वतंत्रता के रास्ते, या आप सीधा लिख दो स्वतंत्रता के रास्ते में आने वाली कठिनाइयाँ। यानी स्वतंत्रता रास्ते में क्या क्या कठिनाइयाँ आ रही है, कौन कौन सी दिक्कतें आ रही है जो स्वतंत्रता में प्राप्त नहीं हो रही। तो आप बिल्कुल इसका उल्टा ये लिखना है, तभी तो इसको साथ लिखा है मैंने। जनता जब जागरूक नहीं होती, सबसे बड़ी कठिनाई है, ये ध्यान रखना, जागरूक नहीं होती, इसका मतलब ये सबसे बड़ी समस्या है, स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हो रही। दूसरा, जनता अशिक्षित होती है, यानी ये भी सबसे बड़ी समस्या है, अशिक्षित होना। तीसरा, लोकतांत्रिक नीतियों को लागू न करना, लोकतांत्रिक देशों का न होना या राजतांत्रिक नीतियों का लागू होना। चौथा,
किसी के अधीन होना, किसी राज्य का उपनिवेश होना। पांचवा, जनता का राजनीति में भाग न लेना यानी सहभागिता कम होना, जनता का कम सक्रिय होना यानी निष्क्रिय हो जाना। जनता जब राजनीति में भाग नहीं लेगी ना तो अपने आप ही जो स्वतंत्रता है वो भी प्राप्त नहीं हो पाएगी। ठीक है, भेदभावपूर्ण कानून भी हो सकता है, ये भी कह सकते हो, उसके कारण भी स्वतंत्रता लागू नहीं हो पाती। ठीक है, आप कह सकते हो एक स्वतंत्र, देखो इसके अंदर लिख सकते हो आप, एक स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता होती है। किसकी? स्वतंत्र न्यायपालिका, यानी स्वतंत्र न्यायपालिका होगी उसी देश में स्वतंत्रता अधिक मजबूत होगी। इसके अंदर आप कह सकते हो जिस देश में स्वतंत्र न्यायपालिका नहीं होती उसके अंदर भी स्वतंत्रता की एक सबसे बड़ी कठिनाई है, यानी उसको जनता को समय पर न्याय नहीं मिल पाएगा। तो ये आप कह सकते हो, बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने आवश्यक शर्तें याद की ना, बिल्कुल उसका उल्टा लिखो तो आपको मिल जाएगी उसके समक्ष कठिनाई, यानी उसके रास्ते में आने वाली रुकावटों के बारे में आप पढ़ लोगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं हम समानता। ये आपकी स्वतंत्रता कंप्लीट हो चुकी है अभी, बिल्कुल सिंपल सी है। अब बात करते हैं आगे नेक्स्ट हम समानता की। देखो समानता क्या होती है? समानता यानी देखो एक तो होती है स्वतंत्रता, यहाँ पर तो स्वतंत्रता की बात हो रही थी, यहाँ पर समान यानी सभी क्या है? समान है। यहाँ पर देखो यहाँ तो कहा था स्वतंत्रता यानी अबाध स्वतंत्रता, यानी इसका मतलब बिना कोई भी दबाव दिए हम कोई भी निर्णय ले सकते हैं। ठीक है, यानी बंधनों का अभाव, इसके अंदर हमने क्या पढ़ा था? बंधनों का अभाव। इसमें क्या पढ़ोगे? इसमें पढ़ोगे विशेषाधिकारों का अभाव, विशेषाधिकारों का अभाव। अब विशेषाधिकार क्या होते हैं? विशेष अधिकार प्रदान करने, विशेषाधिकार होते हैं विशेष अधिकार प्रदान करने। जैसे आप भी समाज में रहते हो, मैं भी रहता हूँ, आपको विशेष अधिकार दे दिए गए हैं लेकिन मेरे को नहीं मिले वो अधिकार। कुछ अधिकार आपको ज़्यादा मिले, मेरे को नहीं मिले, इसका मतलब हम असमान, असमानता नहीं ना, ये तो असमानता हो गई। बात समझ रहे ना? हम एक ही देश में रह रहे हैं, एक ही कानून, एक ही संविधान हम पर कार्य कर रहे हैं, लेकिन आपको कोई विशेष अधिकार दे दिए गए हैं अलग से, मेरे को नहीं मिले, इसका मतलब ये क्या होगी? असमानता हो गई। आपको ज़्यादा अधिकार मिले हैं, मेरे को कम मिले हैं। तो ये कहा गया विशेषाधिकारों का अभाव, या न तो आपको विशेष अधिकार मिले न मेरे को मिले, सभी को क्या मिले? समान अधिकार प्राप्त होना ही क्या है? समानता है। होगी ना, सभी को समान अधिकार प्राप्त होना ही क्या है? समानता है। न तो आपको कोई विशेष अधिकार है न मेरे को भी विशेष अधिकार, जितने अधिकार आपके पास है उतने अधिकारी मेरे के पास है, इसका मतलब ये समानता की बात हो रही है। अब समानता क्या है? देखो अभी ये वो बोलती है, एक लास्की व्यक्ति था, इसने एक बात कही थी राजनीतिज्ञ ने, लास्की ने ये कहा था, मैं यहाँ इसको साफ कर देता हूँ, क्या लिख देता हूँ लास्की की बात। लास्की ये कहता है कि कुछ जो असमानताएं होती है, असमानताएं होती है, वो प्रकृति पद्धति होती है, यानी प्रकृति नहीं देती है वो, तो उसको हम समानता नहीं ले सकते। यानी समानता का अर्थ ये नहीं है, पहले इसको पढ़ते हैं। समानता का अर्थ ये नहीं है, क्या नहीं है भाई? सभी को समान वेतन मिलना, यानी एक चपरासी को और मैं बोलता हूँ एक इंजीनियर को, अगर इन दोनों को समान वेतन मिलने लग जाए, वैसे तो ये समानता है क्योंकि वेतन समान मिल रहा है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इससे समाज का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। फिर कोई इतना पैसा नहीं लगाएगा स्टडी में, सिर्फ 84 बनकर ही काम चला लेंगे, क्यों? पता है वेतन तो उतना ही मिलता है। इसका मतलब समाज का जो उद्देश्य है वो क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो ये कहते हैं समानता का अर्थ ये नहीं भी सभी को वेतन समान दो। क्यों? क्योंकि लास्ट के कहते हैं कि कुछ लोग प्रकृति से यह असमान होते हैं, कोई बुद्धि में तेज ज्यादा होता है, कोई बुद्धि कम होती है, मानसिक रूप से देखें कोई ज्यादा मानसिक रूप से उच्च होता है, कोई निम्न होता है। इसका मतलब सब में कुछ न कुछ असमानताएं पाई जाती है। इसका मतलब हम पूर्ण रूप से समाज में समानता नहीं ला सकते, ये बोलते हैं लास्की जी। पूर्ण रूप से हम समाज में समानता नहीं ला सकते। अगर हम लाना चाहें भी तो देखो 84 के लिए तो कम बुद्धि वाला व्यक्ति लगता है, इंजीनियर अच्छी बुद्धि वाला लगता है,
अगर हम समानता ले आए फिर तो जो समाज का जो उद्देश्य है वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अभी ऐसा नहीं कर सकते कि हम सभी में क्या करते हैं, समान वेतन देना शुरू कर दें। हाँ, वो ये कहते हैं क्यों, क्योंकि प्रकृति ने सभी को असमान बनाया है। प्रकृति ने सभी को क्या बनाया है, असमान बनाया है। इसका अर्थ क्या हुआ समानता का, आप कहोगे समानता का ये भी अर्थ नहीं है, ये भी नहीं, तो समानता का अर्थ क्या हुआ, समानता का अर्थ हुआ विशेषाधिकारों का अंत करना है। हमें क्या करना है, अंत करना है। किसी को विशेष अधिकार नहीं देने बस। वैसे तो मैं असमान है, हो सकता है आप इंजीनियर हो, मैं चपरासी हूँ, मैं असमान है, कोई दिक्कत नहीं है, वेतन अलग है। लेकिन आप भी अगर इंजीनियर हो, मैं भी इंजीनियर हूँ, ऐसी स्थिति में यदि आपको ज्यादा वेतन दिया जा रहा है, मेरे को कम दिया जा रहा है, वो असमानता बुरी है, उसको समाप्त करना है। अगर एक ही कैटेगरी के व्यक्ति हैं तो उनको समान अधिकार मिलने चाहिए, उनको समान वेतन मिलना, ठीक है। यानी ऐसा नहीं आपको विशेष अधिकार दे दिए मेरे को नहीं दिए, वो गलत है, उसको समाप्त करना है, उसका अंत करना ही क्या है, समानता है। समानता का अर्थ ये नहीं है बल्कि समानता का अर्थ ये है। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं। हम कह रहे थे समानता के प्रकार। देखो प्रकार करेंगे, बिल्कुल सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही सिंपल। आपके वही प्रकार जो बिल्कुल पहले आ जाएंगे। जैसे हम बात करते हैं हाँ, उसकी तरह ही करते हैं, जैसे नागरिक समानता। बस इसका अर्थ क्या हुआ, एक देश में नागरिक होने के नाते हम सब समान हैं। आप भारत के नागरिक हो, मैं भारत का नागरिक हूँ, क्योंकि हम दोनों क्या हैं, भारतीय हैं। क्या है, भारतीय। यानी हमें एक ही देश की नागरिकता मिली हुई है, इसलिए वो होती है नागरिक समानता। जो नागरिक, भारत के नागरिक होने के नाते जो सुविधा, जो अधिकार आपको प्रदान किए गए हैं, वही सुविधा और वही अधिकार मुझे भी, मेरे को भी प्रदान किए गए हैं, क्योंकि हम क्या है, एक देश के ही नागरिक है। हमें क्या है, ये होती है नागरिक समानता। यानी एक देश के नागरिक होने के नाते जो हमें समानता प्राप्त होती है उसे बोलते हैं हम नागरिक समानता। उसके बाद नेक्स्ट बात करें हम, दूसरा राजनीतिक समानता। है सिंपल सी बात है, यानी राजनीतिक रूप से हम समान हैं। राजनीतिक रूप से समान है, आपको भी एक निश्चित उम्र प्राप्त करने पर वोट देने का अधिकार है, मुझे भी निश्चित उम्र प्राप्त करने पर वोट देने का अधिकार है। आप भी निश्चित उम्र प्राप्त करके निर्वाचित हो सकते हो, मैं भी निर्वाचित हो सकता हूँ। आप भी सरकार का सपोर्ट पक्ष विपक्ष कर सकते हो, मैं भी पक्ष विपक्ष कर सकता हूँ। आप राजनीति में भाग ले सकते हो, मैं भी राजनीति में भाग ले सकता हूँ। इसका मतलब ये कौन सी समानता है, राजनीतिक समानता है, सभी व्यक्तियों को समान रूप से प्राप्त होती है। यहाँ दिखाई दे रहा है ना आपको, मैं इकट्ठा लिख देता हूँ। सामाजिक समानता, बस यानी आप समाज में रह, समाज के साथ आप रहोगे तो आपके साथ समानता का व्यवहार होगा, भेदभाव का व्यवहार नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ, आपको समाज में रहने का अधिकार है, बिना भेदभाव के आप समाज में रह सकते हो। आप जैसे समाज में रहते हो, जितनी आप रहते हो उतने अधिकार मेरे को समाज में रहने से मिलते हैं। इसका मतलब हम दोनों क्या है, समान हैं। आप भी कोई समाज में रह सकते हो, मैं भी रह सकता हूँ, कोई हमारे साथ भेदभाव नहीं होगा। यानी बिना भेदभाव के समाज में रहने का अधिकार क्या होता है, सामाजिक समानता होती है। अब मैं ऊपर लिख देता हूँ, नीचे दिखाई नहीं देगा आपको। बिल्कुल सिंपल है, कोई हल नहीं है, बस उसके नाम से अर्थ बताना है आपको। चौथा प्राकृतिक समानता। प्राकृतिक समानता जानते हो, प्रकृति द्वारा। अरे आपको भी प्रकृति ने बनाया, मुझे भी प्रकृति ने बनाया, हम सब क्या है, हम सब उसी भगवान के अंश हैं। आपको भी उन्होंने ये जीवन दिया है, मेरे को भी उन्होंने जीवन दिया है। ये प्राकृतिक समानता है। एक व्यक्ति जन्म लेता है, फिर विकास करता है, लास्ट में मर जाता है वो, ये तो सभी पर लागू होता है ना। जन्म लेने का सभी को अधिकार है। यानी ये प्रकृति के द्वारा जो समानता प्रदान की जाती है, प्रकृति ने हमें समान बनाया है। प्रकृति ने हमें क्या बनाया है, समान, चाहे किसी जाति धर्म का हो। कहते हैं ना, वो कई बार फिल्म में दिखाते हैं, खून का रंग तो एक जैसे ही होता है भाई, इसके अंदर तो थोड़ी होता है। यानी प्रकृति ने सभी व्यक्तियों को क्या बनाया है, समान बनाया है।
प्रकृति ने जो विकास की क्रिया बताई ना वो सभी व्यक्तियों के लिए क्या है, समान है। और वो ये कहते हैं जो बाद में जो भेदभाव दिखाई देता है, देखो जन्म लेते वक्त सभी व्यक्ति समान होते हैं, लेकिन जब बाद में जो व्यक्तियों में भेदभाव, कोई अति कोई मान लेते हैं ज़्यादा अराजकतापूर्ण होता है, यानी ज़्यादा विद्रोही होता है, कई अच्छा होता है, कई बुरे होते हैं, कई अच्छे व्यवहार करते हैं, कई बुरा व्यवहार करता है, ठीक है। ऐसा कोई ज़्यादा लड़ाई वाला होता है, कोई शांतिप्रिय होता है। यानी ये कहता है जो बाद में जो व्यक्ति में भेदभाव समाप्त शुरू होता है वो समाज पैदा करती है, प्रकृति पैदा नहीं करती। प्रकृति तो सभी को बुद्धि समान देती है, सभी को समान रूप से उसको जन्म देती है, लेकिन बाद में जैसा उसको समाज मिलता है वैसे ही उसका व्यवहार हो जाता है, वैसे ही उसकी मानसिकता बुद्धि हो जाती है। यानी ये जो भेदभाव शुरू होता है वो समाज में होता है, प्रकृति में नहीं होता। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं, आर्थिक समानता। देखो आर्थिक समानता मैं अभी कह चुका हूं आपको, आर्थिक समानता का अर्थ ये नहीं है भी सभी को वेतन समान कर दिया जाए, सभी का वेतन समान कर दिया जाए, ये इसका अर्थ नहीं है। बल्कि अर्थ क्या है, इसका अर्थ है सभी को अवसर की समानता है, अवसर की समानता है। मैं कह रहा हूं जैसे मैं चौरासी लगा हूं, आप इंजीनियर लगे हो, अरे मेरे को भी अवसर समान है, मैं भी इंजीनियर रख सकता हूं पढ़कर। ऐसा थोड़ी है भी मैं ऐसे जन्म दिया तभी मेरे लिख दिया भी ये तो चौपड़ासी लगेगा, ये जरूरी थोड़ी होता है। तो मतलब अवसर आपको भी इंजीनियर बनने का था, मेरे को भी है, मैं नहीं बना, नहीं पढ़ा तो कहाँ से लग जाऊंगा भाई। तो कहने का मतलब इसका अर्थ ये नहीं है भी सभी को वेतन समान कर दिया जाए, बल्कि इसका अर्थ क्या होगा, सभी को अवसर की समानता है, भी सभी अपना आर्थिक विकास कर सकते हैं। आप कोई व्यवसाय कर सकते हो, आप किसी जॉब में, आप वैकेंसी में जा सकते हो, ठीक है। आप अपने जीवन निर्वाह के लिए किसी भी तरीके से पैसे कमा सकते हो, एक नैतिक तरीके से पैसे कमा सकते हो, ठीक है। वो होती है आर्थिक समानता, यानी सबको अवसर की समानता, इतने ध्यान रखना है आपको बस, सबको अवसर की समानता है। देखो कानूनी समानता, ये तो है ही, ये तो आपने आर्टिकल 14 में पढ़ चुके हो आप। आर्टिकल 14 यानी कानून के समक्ष समानता है, कानून का समान संरक्षण, ये आर्टिकल 14 में दिया गया। इसका मतलब सभी कानूनी रूप से समान है, ऐसा नहीं है अमीर गरीब इस धर्म का जाति का ऐसी स्थिति हो, तो ऐसी स्थिति में तो क्या होगा, फिर ये तो भेदभाव हो जाएगा। यानी कानून किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, अगर किसी ने बराबर अपराध किया, चाहे वो अमीर है गरीब है, किसी धर्म जाति से संबंधित है, सबको सजा या दंड क्या मिलेगा, समान प्राप्त होगा। इसका मतलब ये आर्टिकल 14 में आप पढ़ चुके हो भारतीय संविधान वाले चैप्टर में, कि हमें क्या है, कानून के समक्ष समानता है या कानून का समान संरक्षण प्राप्त है, चाहे हम किसी जाति धर्म से संबंधित है, किसी वर्ग से हम संबंधित है। आगे हम नेक्स्ट बात करें, ये तो पढ़ चुके हैं, वैसे लिख देते हैं, अवसर की समानता, सभी को अवसर की समानता है, और ये आर्टिकल 16 में पढ़ चुके हो आप संविधान के। आर्टिकल 16 ये कहता है सभी को अवसर की समानता है, अवसर देते वक्त किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अवसर देते वक्त किसी के साथ भेदभाव, किसी जाति धर्म के आधार पर, वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, बल्कि सभी को अवसर क्या है, समान है। आपको भी अवसर मिलेगा और मेरे को भी अवसर मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं हम, आर्टिकल 16 पढ़ा था ना, सेम वही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आती है शिक्षा की समानता, है या नहीं। अरे आप शिक्षा ले सकते हो, आपको शिक्षा लेने का अधिकार है, तो आपको अकेले को थोड़ी है भाई, मेरे को भी शिक्षा लेने का अधिकार है, यानी आपको भी है, मुझको मुझे भी है, और हम दोनों को ही थोड़ी है, अन्य जितने भी व्यक्ति है सभी को है। तो कहने का मतलब ये शिक्षा का अधिकार है, आप सभी क्या कर सकते हो, शिक्षा ले सकते हो बिना किसी भेदभाव के। मैं भी शिक्षा प्राप्त कर सकता हूँ, उस शिक्षा तक जा सकता हूँ बिना किसी भेदभाव के, यानी जाके प्रत्येक व्यक्ति को ये अधिकार है, ये समानता है भी, वो शिक्षा प्राप्त कर सकता है बिना किसी भेदभाव के। शिक्षा को प्राप्त करने का अधिकार ही क्या कहलाता है, शिक्षा की समानता, यानी शिक्षा प्राप्त करने की समानता। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं, देखो अभी एक बहुत ही अच्छा टॉपिक आता है आपका, बहुत ही अच्छा, स्वतंत्रता आप पढ़ चुके हो, वह समानता में संबंध पढ़ना है हमें, बहुत ही सिर्फ 2 मिनट का टॉपिक है और बहुत अच्छा टॉपिक है। संबंध यानी दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव। पहला तो पढ़ेंगे जो स्वतंत्रता
वह समानता को आपस में विरोधी मानते हैं। ये कहते हैं दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। जहाँ पर स्वतंत्रता होगी वहाँ समानता नहीं होगी, और जहाँ समानता होगी वहाँ स्वतंत्रता नहीं होगी। यानी ये कहते हैं एक ही रह सकती है, दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते। दूसरे वो हैं जो कहते हैं स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक है, यानी बहुत ज्यादा घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए हैं। इसका मतलब दोनों की आवश्यकता है एक व्यक्ति के लिए। यह तो कहते हैं स्वतंत्रता समानता में एक ही जीवित रहेगा जी। अगर स्वतंत्रता आएगी तो समानता नहीं रहेगी, समानता आएगी तो स्वतंत्रता नहीं रहेगी। लेकिन ये कहते हैं दोनों इकट्ठे रहेंगे तभी हम अपना विकास कर सकते हैं, यानी दोनों घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं, या आप कह सकते हो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अब ये तो बात समझ आ गई विरोधी वाली, मैं बता चुका हूँ दोनों एक दूसरे के विरोधी है। एक दूसरे का मतलब जहाँ पर स्वतंत्रता है वहाँ समानता नहीं है, जहाँ समानता है वहाँ स्वतंत्रता नहीं है। अब हम कुछ विचारक है जो इससे संबंधित है उसके बारे में कुछ बात करने वाले हैं। तो उसके अंदर एक व्यक्ति था लॉर्ड एक्टन। लॉर्ड एक्टन, इन्होंने विरोधी वाले की बात कर रहे हैं पहले, स्वतंत्रता समानता आपस में विरोधी है। लॉर्ड एक्टन ने एक बात कही थी कि समानता के आवेश ने स्वतंत्रता की आशा को व्यर्थ कर दिया है। समानता के आवेश ने स्वतंत्रता की आशा को व्यर्थ कर दिया है। इसका मतलब समानता आई थी, स्वतंत्रता क्या होगी, व्यर्थ हो गई, खत्म हो गई, समाप्त हो गई। क्यों? क्योंकि लॉर्ड एक्टन कहते हैं भी प्रकृति में ही असमानता पाई जाती है, असमानता पाई जाती है। इसका मतलब समानता नहीं ला सकते हम। अगर हम समानता लाएंगे तो स्वतंत्रता वाला क्या हो जाएगा, जो आशा है वही क्या हो जाएगी, व्यर्थ यानी समाप्त हो जाएगी। क्यों समानता क्यों नहीं ला सकते? क्योंकि लॉर्ड एक्टन जी कहते हैं भी जो असमानता है वो प्रकृति प्रदत्त है, प्रकृति में पाई जाती है, उसको हम कैसे समानता में बदल देंगे। ये तो थे विरोधी वाला विचारक। अब बात करते हैं हम घनिष्ठ संबंध यानी पूरक वाला विचारक। वो ये कहते हैं भी स्वतंत्रता समानता आपस में पूरक एक साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। तो उसके अंदर एक विचारक था रूसो, तो हम चर्चा करके आए थे। एक समझौतावादी विचारक था ये, क्योंकि राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत के अंदर इसने समझौतावादी विचार दिया था, समझौतावादी सिद्धांत दिया था। तो समझौतावादी विचार के अंदर रूसो ने क्या कहा था? उसने कहा था समानता के बिना स्वतंत्रता जीवित नहीं रह सकती। रूसो ने क्या कहा? समानता के बिना स्वतंत्रता जीवित नहीं रह सकती। समझाई ना बात? यानी दोनों को जोड़ दिया ना इसने, भी समानता नहीं होगी तो स्वतंत्रता भी नहीं होगी। वो तो कहते हैं एक दूसरे के विरोधी है, ये कहते हैं पूरक है। आप एक सिक्का लो, ठीक है, 1 रुपये का जब हम सिक्का लेते हैं उसके अंदर देख लो हेड और टेल होता है ना, दोनों एक साथ रहते हैं। अगर आप टेल गायब करना चाहते हो तो हेड भी गायब होगा साथ में। ऐसा थोड़ी है अभी एक टेल कर दोगे हेड अपने पास रख लोगे। यानी ये पूरक है आपस में, वो पूरक है, इसी प्रकार ये भी पूरक है। यदि समानता नहीं है तो स्वतंत्रता भी जीवित नहीं रहेगी, वो भी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। इसके बाद एक विचारक होता पोलार्ड। पोलार्ड ने एक बात की थी, स्वतंत्रता की समस्या का एकमात्र समाधान समानता में निहित है। स्वतंत्रता की समस्या का समाधान, कोई एकमात्र समाधान समानता में निहित है। क्या अर्थ हुआ कि अगर स्वतंत्रता से संबंधित कोई समस्या आती है, उसकी कोई प्रॉब्लम्स, कोई कठिनाइयाँ, चुनौतियां हमें प्राप्त होती है, तो उसका समाधान हम समानता से ही कर सकते हैं। इसका मतलब दोनों आपस में जुड़ी हुई है। देखो स्वतंत्रता को सहायता कौन देती है, समानता देती है। ये बात पोलार्ड कहते हैं। इस स्वतंत्रता संबंधित अगर कोई समस्या उत्पन्न भी हो जाए तो उसका एकमात्र समाधान सिर्फ समानता में नहीं था और कहीं भी नहीं है, ठीक है। यानी इस समस्या को दूर करने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, अधिक से अधिक समानता को पाना पड़ेगा, समानता देनी पड़ेगी, तब जाके हम उस समस्या से क्या कर सकते हैं, निपट
आ गया ना समझ। एक तो विचारक का ग्रुप ये कहता है जी ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, एक ये कहता है दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये स्वतंत्रता और समानता वाला आपका जो लेसन है वो कंप्लीट हो चुका है, और आपकी फर्स्ट जो यूनिट है पहली इकाई है वो भी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट इकाई लेकर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।